डॉक्टर सैयद हुसैन जैदी। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर मेडिसिन हूँ आईएमसी हॉस्पिटल में। हमने एक नए चैनल का आगाज़ किया है जिसका मकसद है कि आम आवाम में लंग से रिलेटेड बीमारियों के मतलब अवेयरनेस पैदा की जाए। आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है वो एस्थमा है। एस्थमा इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट लंग डिजीजेस ऑफ द एयरवे, और एज पर सर्टन एस्टिमेट एंड स्टडीज़ पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग एस्मा से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी बच्चों की है। एस्मा इज़ अ डिजीज़ विच कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है एस्मा के बारे में अवेयरनेस हमारे यहाँ बहुत कम है, और इस अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए इस वीडियो का मकसद है। एस्मा is a inflammation of the airway which cause the tightening of the smooth muscles of the lung, और जिसकी वजह से इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होता है और आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं एस्थमा के। एस्थमा के 4 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, जिसमें कफ कुड बी प्रोडक्टिव, कुड बी नॉन प्रोडक्टिव, वीजिंग जिसको हम विस्लिंग साउंड और सीटी की आवाज आना सांस में से, चेस्ट टाइटनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्थमा को हम डायग्नोज कैसे करते हैं और इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स है। एस्थमा की 3 मेजर टाइप्स हैं। द कॉमनेस्ट एलर्जन इन द एनवायरनमेंट आर हाउस डस्ट माइट, हमारे एनिमल फर जिसमें कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस शामिल है, पोलन जिसको, और ग्रास, ट्री, और कॉकरोचेस, और मोल्ड जिसको हम उर्फ आम में फंगस या फफूंदी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनेस्ट एनवायरमेंटल एलर्जन है जो एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। एस्थमा की एक दूसरी टाइप है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ये उन लोगों में होता है जिनका डस्ट से, फ्यूम से, गैसेस से, केमिकल्स से एक्सपोजर होता है, उनको ऑक्यूपेशनल इंड्यूस्ड एस्थमा होता है। और एस्थमा की थर्ड मेजर सब टाइप जो है वो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। कुछ लोगों को एस्थमा के सिम्टम डेवलप होते हैं व्हेन दे एक्सर्ट देमसेल्व्स, स्पेशली इन द कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट में। मैंने जैसे कहा कि इसके 4 मेन सिम्टम्स हैं, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीज एंड चेस्ट टाइटनेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू वी डायग्नोज एस्थमा। एस्थमा की डायग्नोसिस बड़ी सिंपल है। इसको आप एक सिंपल पीक फ्लो मॉनिटरिंग से, एक पीक फ्लो मीटर अवेलेबल है मार्केट में, उससे आप मॉनिटर करके आपकी वेरिएशन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग को आप कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपके पीक फ्लो की मॉनिटरिंग 15 to 20% वेरिएशन ड्यूरिंग द डे एंड इवनिंग टाइम है, यू कैन डायग्नोज एस्थमा। इसमें हम स्पायरोमेट्री जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें हम इंस्पिरेटरी एफर्ट और पेशेंट के एक्सपिरेटरी एफर्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर रेशियो एक सर्टेन नंबर से नीचे है, इट इज डायग्नोस्टिक फॉर एस्थमा। समटाइम वी यूज अ ब्रोंकोडायलेटर ड्यूरिंग स्पायरोमेट्री, और अगर आप पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर दे के 15 to 20% इंप्रूवमेंट उसके लंग फंक्शन में होती है, तो इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एस्थमा। क्योंकि एस्थमा रिवर्सिबल एयरवे डिजीज है, तो ब्रोंकोडायलेटर का बड़ा मेजर इफेक्ट इसमें है। थर्ड, हम एक सिंपल नाइट्रस ऑक्साइड लेवल को ब्रेथ में मॉनिटर करके एस्मा को डायग्नोज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट जो कि सिंपलेस्ट है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और फिर एडवांस टेस्टिंग है जिसमें हम डिफरेंट चैलेंज टेस्ट करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं टू डायग्नोज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, और 2 बेसिक ब्लड टेस्ट। एक हम आईजीई लेवल हम करते हैं जिससे हम एलर्जी के लेवल को ब्लड में काउंट करते हैं, और सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट में हम इओसिनोफिल जो कि एक टाइप ऑफ वाइट सेल है जो कि जिन लोगों में इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हों लाइक एक्जिमा और एस्मा, उसमें रेस्ड होता है। तो ये सिंपलेस्ट 4 मेथड्स हैं जिससे हम एस्मा को डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ हाउ टू ट्रीट एस्मा। एस्मा जैसे मैंने पहले कहा इज अ डिजीज विच यू कैन नॉट क्योर बट यू कैन कंट्रोल इट। हमारे यहाँ बड़ी डिफरेंट मिथ्स हैं, लोगों के एस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में डिफरेंट वहम है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आर नॉट करेक्ट। हम समझते हैं कि इनहेलर थेरेपी अगर किसी को स्टार्ट हो गई है तो ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम दैट हैज टू बी ट्रीटेड। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही बात करता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी भी तो ट्रीटमेंट आपने सारी उम्र के लिए लेनी है। तो एस्थमा की ट्रीटमेंट भी फॉर एवर, फॉर लाइफ ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि आज आपने ले ली और कल आप ठीक हो गए और आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जब आप दवाई लेना छोड़ते हैं, इनहेलर लेना छोड़ते हैं, आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आप कुछ अर्सा पहले थे। तो एस्थमा की ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोटोकॉल है, और दुनिया में इसके बारे में बहुत एडवांस रिसर्च हो चुकी है, स्टडीज हो चुकी है।
सिंपल ब्रोंकोडायलेटर से आप एस्मा को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम है जैसे कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीज है, तो आप ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी यूज करके अपने सिम्टम को रिलीव कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ब्रोंकोडायलेटर से नहीं ट्रीटमेंट हो रही, तो आप इसमें प्रिवेंटर इनहेलर्स यूज करते हैं। दो टाइप ऑफ इनहेलर्स हम यूज करते हैं, हम रिलीवर और दूसरा प्रिवेंटर। रिलीवर को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है, जैसे हमें सांस में तकलीफ हुई और सांस में दुश्वारी पैदा हुई, वीजिंग हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, हम रिलीवर लिया, जो कि नॉर्मली हम साल्ब्यूटामॉल और वेंटोलिन के नाम से हम सब लोग जानते हैं, वो लिया और हमारे सिम्टम इंप्रूव हो गए, दैट्स गुड। बट समटाइम इससे नहीं हो सकता। अगर आप दिन में 3 से 4 दफा ब्रोंकोडायलेटर और रिलीवर इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नीड अ प्रिवेंटर थेरेपी। और प्रिवेंटर थेरेपी अस्थमा की इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब हम समझते हैं कि स्टीरॉयड लेंगे तो पता नहीं हमारी बॉडी पे क्या इसका इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट नहीं होता। इट हैज अ मिनिमम इफेक्ट ऑन द बॉडी फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये जरूरी है। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टीरॉयड थेरेपी भी स्टेप बाय स्टेप है। आप इसको पहले लो डोज से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके आगे मॉडरेट डोजेस पे, फिर हायर डोजेस पे। अगर पेशेंट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और रिलीवर से भी उसको नहीं रिलीफ मिल रहा, तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं, और बाज़ औक़ात हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी इसमें यूज करते हैं। और एक और ड्रग है थियोफाइलिन, जो कि एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज होता है, वो भी हम यूज करते हैं। और लास्ट में जिन पेशेंट्स का एस्थमा नॉर्मल थेरेपी से कंट्रोल नहीं होता, हम उनको स्टीरॉयड इन टैबलेट फॉर्म देते हैं, या बाज़ औक़ात जब पेशेंट एडमिट होता है तो स्टीरॉयड को हम इंट्रावीनस फॉर्म में भी दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एस्थमा की एक ही ट्रीटमेंट है और वो है स्टीरॉयड, चाहे आप उसको इनहेल्ड फॉर्म में लें या टैबलेट फॉर्म में लें या इंट्रावीनस फॉर्म में लें। ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर आपको देख रहा है और उसकी कंडीशन और ज़रूरत के हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करता है। देयर इज एन एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन नाउ अवेलेबल फॉर एस्थमा, जो कि बायोलॉजिक्स है। अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजिक्स आर वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स, और पाकिस्तान में बायोलॉजिक्स की ऑल्दो पूरी दुनिया में 5 अप्रूव्ड बायोलॉजिक्स हैं, जिनमें से 1 और 2 पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो भी कॉमनली यूज नहीं हो रही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहाँ मिथ ये है, जिसको एस्थमा है उसको किसी एलर्जी सेंटर में ले जाएं और उसका एलर्जी का इलाज करवा लें, एस्थमा ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं पिछले 22 से 24 साल से बाहर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम पेशेंट को एलर्जिस्ट के पास भेजा है। और यहाँ मिथ ये है कि आप जो पेशेंट को एस्थमा हुआ है उसको आप एलर्जिस्ट के पास भेज दें और उसकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टेक होम मैसेज ये है, asthma is not a curable disease, it's a controllable disease, provided you diagnose at right time and you start the right treatment at the right time. It's a very, very manageable disease, but it can become a problematic disease if it is not managed properly. Thank you.